ये कहानी पूरी तरह से डब स्टोरीज हब की ओर से है। राहुल शर्मा ने सिस्टम की सूचना सुनी तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव भरा। अगर उन्हें ठीक याद है तो क्यूजिया कॉफी उनके कॉफी बीन्स खरीदना चाहती थी, है ना? अब वह सीधे क्यूजिया कॉफी के 10% शेयरों के मालिक बन गए। ये जान लो, क्यूजिया कॉफी का पहला शेयरधारक 23% शेयरों का मालिक है और दूसरा शेयरधारक केवल 8% शेयरों का। तो अब मैंने बदलाव किया और सीधे दूसरा शेयरधारक बन गया। पहले मैं अक्सर लोगों को कहते सुना करता था कि स्टॉक मार्केट में शेयरधारक बन गए। अब क्या इसे अधिग्रहण के बाद शेयरधारक बनना माना जाए? राहुल ने सिर हिलाया और इस छोटी सी बात को पीछे छोड़ दिया। वह धीरे से उठे और बाहर चले गए। इस समय एक अंडे की जर्दी जैसा सूरज दूर के पहाड़ों से चुपके से ऊपर चढ़ रहा था और धीरे धीरे गर्म और मुलायम रोशनी बिखेर रहा था, जो पहाड़ी हवा और मीठी हवा के साथ मिलकर पूरे व्यक्ति को अत्यंत आराम दे रहा था। तब इस पल प्रियंका चौधरी उनके पास आईं। राहुल ने आवाज सुनी तो उन्होंने हाथ उठाकर उनकी पतली कमर को गले लगाया। सामने प्राकृतिक सुंदरता थी और बगल में एक खूबसूरत महिला की बाहें थीं। सब कुछ इतना शानदार था, समय जैसे इस पल में रुक गया हो। पता नहीं कितनी देर बाद पीछे से एक स्पष्ट आवाज गूंजी, दीदी, भैया, नाश्ता करो। तुरंत प्रियंका का सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह एक प्रतिक्रिया की तरह राहुल की बाहों से मुक्त होने की कोशिश करने लगी। राहुल ने कल की तरह उनकी जैद जैसी हथेली को मजबूती से पकड़ लिया। यह मजबूती और गर्माहट उन्हें सुकून और खुशी दे रही थी। नाश्ता शकरकंद, रतालू, प्रियंका की अपनी जमीन पर उगाया हुआ मक्का और उनके अपने मुर्गी घसे कुछ अंडे। सादा और स्वादिष्ट। राहुल, जिन्होंने बहुत ज्यादा बर्ड्स नेस्ट और लॉबस्टर खाया था, ने अचानक बगीचे के साबुत अनाज खाए। नाश्ते के तुरंत बाद बाहर गाड़ी की गड़गड़ाहट सुनाई दी। फिर सूट बूट में 3 पुरुष अंदर आए। सबसे आगे वाला पुरुष सीधे अपनी नजर प्रियंका पर डाल दी। हालांकि उन्होंने कल प्रियंका का खूबसूरत चेहरा देखा था, हालांकि इस समय फिर से देखने के बाद वह थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया और उसका चेहरा आकर्षण से भरा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक पहाड़ी गांव में ऐसी खूबसूरत महिला हो सकती है। थोड़ी देर बाद पुरुष ने कहा, मिस चौधरी, कल की 10 लाख रुपए में कॉफी बीन्स खरीदने की बात के बारे में मैं नहीं जानता कि आपने क्या सोचा। 10 लाख? बस सिस्टम से कॉफी बीन्स खरीदना चाहते हैं? क्या यह मजाक नहीं है? राहुल ने तुरंत कहा, इतना नहीं। पुरुष ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। उसे जैसे एहसास हुआ कि कमरे में कब से एक अतिरिक्त पुरुष मौजूद था। आप कौन हैं? राहुल ने बहुत कुशलता से प्रियंका की पतली कमर को पकड़ा और बोला, प्रियंका का बॉयफ्रेंड राहुल शर्मा। हालांकि प्रियंका ने पहले ही सब कुछ राहुल को सौंप दिया था। हालांकि इस समय सार्वजनिक रूप से गले लगाए जाने और यह कहे जाने पर कि वह उनका बॉयफ्रेंड है, फिर भी वह अत्यंत शर्मिंदगी महसूस करने से नहीं बच सकी। उनका सुंदर चेहरा जैसे पका हुआ लाल सेब हो गया और पूरा छोटा सिर जैसे किसी खाया गड्ढे में दफन होना चाहता था। पुरुष ने ये देखा तो उसका चेहरा अचानक डूब गया। कल प्रियंका को देखने के बाद वह पहले से ही अपने दिल में सोच रहा था कि उसे कैसे अपने जाल में फंसाना है। नतीजतन अब एक बॉयफ्रेंड है। पुरुष ने कुछ गहरी सांसें ली जिससे वह थोड़ा शांत हुआ। उनकी आंखें बदली और बोला, मिस चौधरी, मुझे पता है कि आप इस पहाड़ी गांव में पली बड़ी हैं और बहुत सादा हैं। यह एक दुर्लभ और कीमती गुण है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझें कि कुछ लोग आपके जितने सादा नहीं हैं। जब पुरुष ने यह कहा तो उसने सीधे अपनी नजर राहुल पर डाल दी। इस वाक्य का अर्थ जाहिर तौर पर स्वयं स्पष्ट था। थोड़ा रुककर पुरुष ने फिर कहा, श्री शर्मा, आप पहले कभी इस पहाड़ी गांव में नहीं दिखे। नतीजतन कल हमें पता चला कि हमारी क्यूजिया कॉफी मिस चौधरी के कॉफी बीन्स को 10 लाख रुपए की ऊंची कीमत पर खरीदने जा रही है। फिर आप आज तुरंत प्रकट हो गए। ये वाक्य जाहिर तौर पर फूट डालने और प्रियंका के दिल में अविश्वास के बीज बोने की कोशिश कर रहा था। फिर पुरुष ने फिर कहा, हमारी क्यूजिया कॉफी अच्छी कॉफी के अलावा एक शुद्ध और कुशल सांस्कृतिक अवधारणा को भी अपनाती है। मिस चौधरी कॉफी की मालिक हैं, उनके पास उच्चतम बातचीत की कुशलता है और वे अत्यंत सादा हैं। हमारी क्यूजिया कॉफी मिस चौधरी से विस्तार से बात करना चाहेगी, इसलिए हमारी क्यूजिया कॉफी कल की तुलना में ज्यादा कीमत देने को तैयार है। मिस चौधरी, आपका क्या ख्याल है? यह एक अच्छी मार्गदर्शन थी। पहले अविश्वास के बीज बोए और फिर पैसे का लालच। अगर यह कोई और होता तो शायद वह पुरुष की बातों का पालन करता और उसके साथ अकेले चर्चा करने का विकल्प चुनता। दुर्भाग्य से उसका सामना प्रियंका से हुआ। दरअसल जब पुरुष ने राहुल के खिलाफ पहला शब्द बोला तो प्रियंका खंडन करना चाहती थी। हालांकि राहुल ने उस समय उन्हें एक नजर दी और बोलने से मना किया। पुरुष के अब ये शब्द थे। इस समय प्रियंका पूरी तरह से खुद को रोक नहीं सकी और गुस्से में बोली, हमारा परिवार आपका स्वागत नहीं करता, न ही आपके साथ कोई सौदा करता है, कृपया चले जाएं।
पुरुष थोड़ा कठोर हो गया, उसे कभी नहीं उम्मीद थी कि प्रियंका की प्रतिक्रिया इतनी तीव्र होगी, और वह थोड़ी देर के लिए असमंजस में पड़ गया। राहुल ने प्रियंका की कमर को हल्के से थपथपाया और फिर बोला, मैं सादा हूं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपने अभी कुशल बातचीत के तरीकों की बात की, तो आप मेरे साथ बात करें। कोई समस्या नहीं, क्योंकि यहाँ की सारी कॉफी मैंने लगाई है। पुरुष ने संदेह भरी नजरों से राहुल की ओर देखा। बगल में खड़ी अनुष्का ने भी पुरुष की राहुल के प्रति शत्रुता को महसूस किया और गुस्से में बोली, मेरे भैया ने 2 दिन तक मेहनत करके अच्छा बोया, वह थक गए, तुम बुरे आदमी हो। पुरुष ने ये सुना तो उसे विश्वास हो गया कि कॉफी वाकई राहुल ने लगाई थी। आखिर बच्चे आमतौर पर झूठ नहीं बोलते। श्री शर्मा, पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं जू युवानहुई हूँ, क्यूजिया कॉफी के दक्षिण भारत क्षेत्र का मैनेजर। बोलते समय उसने सीधे सिर उठाया, अपने 2 काले नथुनों को राहुल की ओर करके, बहुत घमंडी ढंग से। जू युवानहुई ने आगे कहा, हमारी क्यूजिया कॉफी आपके कॉफी बीन्स को 10 लाख रुपए में खरीदने जा रही है, आपका क्या ख्याल है? राहुल ने हल्के स्वर में कहा, नहीं बिकता। जू युवानहुई ने सोचा कि राहुल कीमत बढ़ाना चाहता है और ठहाका मारकर बोला, श्री शर्मा, यह आपके लिए सबसे ऊंची कीमत है, यह मत सोचिए कि हम कीमत बढ़ाएंगे, आप बेहतर होगा कि स्पष्ट सोचें। शायद आपको हमारी क्यूजिया कॉफी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं संक्षेप में परिचय देता हूँ। क्यूजिया कॉफी दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी कंपनी है, जिसका कुल बाजार मूल्य 1 खरब से ज्यादा है। इसका दुनिया की सभी बड़ी और छोटी कंपनियों के साथ गहरा संबंध है। अगर हमारी क्यूजिया कॉफी आपके कॉफी बीन्स नहीं खरीदती, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके कॉफी बीन्स कभी भी इस पहाड़ से बाहर नहीं जाएंगे। यह मत सोचिए कि आजकल इंटरनेट विकसित है, आप कॉफी बीन्स ऑनलाइन बेच सकते हैं, ये भी एक ख्याली पुलाव है, क्योंकि हम क्यूजिया कॉफी, तनिष्क सॉफ्टवेयर, अरी ग्रुप, लेटर बीट और अन्य विशाल इंटरनेट कंपनियों के साथ भी गहरी साझेदारी रखते हैं। इन शब्दों को कहने के बाद जू युवानहुई का पूरा चेहरा और ऊंचा हो गया और उसके 2 काले नथुने जैसे आकाश में उठना चाहते थे। उसे यकीन था कि राहुल शर्मा नाम का ये युवक निश्चित रूप से समझता होगा कि अरी ग्रुप, तनिष्क सॉफ्टवेयर और लेटर बीट क्या दर्शाते हैं। साथ ही वह 1 खरब से ज्यादा बाजार मूल्य का अर्थ भी समझेगा। उसे जैसे पहले से ही राहुल का कमर झुकाकर अपने कॉफी बीन्स खरीदने की भीख मांगते हुए देख लिया था। यहाँ तक कि जू युवानहुई अभी भी सोच रहा था कि बाद में कीमत को और कम करना चाहिए या नहीं। हालांकि जू युवानहुई ने यह नहीं देखा कि जब वह ये शब्द कह रहा था तो राहुल के चेहरे पर मजाकिया भाव था। झनझन, इस समय राहुल का फोन एक तेज रिंगटोन के साथ बजा। उन्होंने कॉल नोटिफिकेशन देखा तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभरा, क्योंकि कॉल करने वाला वही लेटर बीट था जिसका जिक्र जू युवानहुई ने अभी किया था। अध्यक्ष जहीर खान। इंटरनेट बाहरी लोगों की नज़रों में एक बहुत रहस्यमयी जगह है, हालांकि अंदरूनी लोगों की नज़रों में इसमें कोई रहस्य नहीं है। जहीर खान ने तब से राहुल पर गहरी नज़र रखी थी जब राहुल ने लेटर बीट के 5% शेयर हासिल किए थे। जल्द ही उन्हें पता चला कि राहुल के पास वास्तव में तनिष्क सॉफ्टवेयर और अरी ग्रुप के 5% शेयर भी थे। धीरे धीरे राहुल के तनिष्क सॉफ्टवेयर और अरी ग्रुप के शेयर 10% हो गए। हाल ही में ये 20% तक पहुंच गया। राहुल तनिष्क सॉफ्टवेयर और अरी ग्रुप के शेयरों को बढ़ाना जारी रख सकते हैं, लेकिन क्या वह लेटर बीट में अपने शेयर बढ़ा सकते हैं? जहीर खान को नहीं पता था, लेकिन उनके दिल में एक स्पष्ट अनुमान था। इसलिए इन दिनों वह हमेशा थोड़ा बेचैन रहते थे। आखिरकार जहीर खान ने आज हिम्मत जुटाई और राहुल को कॉल किया, नजदीकी बनाने की कोशिश में। श्री शर्मा, आप इन दिनों कैसे हैं? फोन कनेक्ट होते ही जहीर खान की हार्दिक हंसी गूंजी। राहुल ने कहा, अभी के लिए ठीक है। श्री खान, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, उतना ही अच्छा जितना कि हाल में हमारा लेटर बीट का विकास। श्री शर्मा, हम हाल में लेटर बीट पर कुछ और प्रोजेक्ट करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इनका भविष्य क्या है, और मुझे नहीं पता कि श्री शर्मा के पास लेटर बीट मुख्यालय आने का समय है या नहीं। हमारे लिए एक जांच करना अच्छा होगा, जहीर खान ने कहा। राहुल कितने चतुर व्यक्ति हैं, स्वाभाविक रूप से जानते थे कि जहीर खान का क्या मतलब है। उन्होंने हाथ हिलाया और बोला, मैं सिर्फ पूछताछ करता हूं और मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे विश्वास है कि श्री खान लेटर बीट को और बेहतर विकसित कर सकते हैं। जहीर खान ये सुनकर बहुत खुश हुए। हालांकि उन्होंने फिर भी कहा, श्री शर्मा, आप बहुत विनम्र हैं। इस समय राहुल को जैसे कुछ याद आया और उन्होंने पूछा, वैसे क्या लेटर बीट और क्यूजिया कॉफी के बीच कोई सहयोग है? हालांकि जहीर खान को नहीं पता था कि राहुल ने ये क्यों पूछा। हालांकि उन्होंने सचमुच कहा, कुछ सहयोग है। राहुल ने कहा, मैंने कुछ अच्छे कॉफी बीन्स बोए हैं और अब क्यूजिया कॉफी के दक्षिण भारत क्षेत्र के मैनेजर जू युवानहुई ने कहा कि अगर मैं उन्हें नहीं खरीदने देता तो वह मेरे कॉफी बीन्स को पहाड़ से बाहर नहीं जाने देगा। जहीर खान का दिल जोर से धड़का।
खरीदे बिना पहाड़ से बाहर नहीं जाने देना, राहुल को धमकी देना, राहुल को, जो लेटर बीट के 5% शेयर और अरी ग्रुप और तनिष्क सॉफ्टवेयर के 20% शेयरों के मालिक हैं। इस झू युवानहुई की वाकई कितनी हिम्मत है, कितनी हिम्मत। मैंने अभी कहा कि लेटर बीट और क्यूजिया कॉफी सहयोग कर रहे हैं, अगर राहुल ने इसे गलत समझ लिया। परिणाम, जहीर खान का दिल फिर से धड़का और वह जल्दी से बोला, श्री शर्मा कृपया निश्चिंत रहें, मैं क्यूजिया कॉफी को आपको संतोषजनक जवाब देने के लिए कहूँगा। राहुल ने कहा, ठीक है। फिर उन्होंने फोन काट दिया। बगल में खड़े झू युवानहुई ने ठहाका मारकर कहा, लेटर बीट? क्या ये लेटर बीट के नेता का कॉल था? ओह सही है, आपके फोन के लहजे के अनुसार ऐसा लगता है कि आप लेटर बीट के उच्च स्तरीय अधिकारी हैं। राहुल ने उदासीन स्वर में कहा, ये लेटर बीट के अध्यक्ष जहीर खान का था। हालांकि मैं लेटर बीट का उच्च स्तरीय अधिकारी नहीं हूँ, बल्कि सिर्फ एक शेयरधारक हूँ। झू युवानहुई ने राहुल की बात सुनी तो आकाश की ओर हंसते हुए बोला, हा हा हा, दोस्त तुम वाकई डींगे मार रहे हो। जहीर खान शेयरधारक, हा हा हा। इसके बारे में राहुल का चेहरा हमेशा अत्यंत शांत रहा। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, फोन फिर से एक तेज रिंगटोन के साथ बजा। उन्होंने कॉल नोटिफिकेशन देखा तो ये तनिष्क सॉफ्टवेयर के श्री मेहता का था। इन दिनों श्री मेहता हमेशा अकेले उदास रहते हैं, क्योंकि राहुल ने तनिष्क सॉफ्टवेयर के शेयरों को 20% तक बढ़ा लिया है। इतनी तेजी से शेयरों में वृद्धि, अगर राहुल भविष्य में बदलाव करते हैं तो वह सीधे तनिष्क सॉफ्टवेयर के सबसे बड़े शेयरधारक और असली मालिक बन सकते हैं। श्री मेहता हमेशा सोचते हैं कि यह संभव है। अध्यक्ष के रूप में श्री मेहता ने भविष्य के मालिक राहुल से सिर्फ 2 बार मुलाकात की थी और उन्होंने उनकी प्रकृति को पूरी तरह नहीं समझा था। श्री मेहता की नज़रों में यह एक बहुत खतरनाक बात है। इसलिए इन दिनों श्री मेहता राहुल से संपर्क करने के अवसर ढूंढ रहे थे। आज आखिरकार, श्री शर्मा नमस्ते, श्री मेहता ने कहा। राहुल ने कहा, श्री मेहता आप भी नमस्ते। फिर श्री मेहता के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने सीधे कहा, श्री मेहता क्या हमारे तनिष्क सॉफ्टवेयर और क्यूजिया कॉफी के बीच कोई सहयोग है? श्री मेहता ने राहुल का सवाल सुना तो वह बहुत खुश हुए। मुझे कई समस्याओं से डर नहीं लगता, मुझे डर है कि कोई संवाद नहीं है। उन्होंने तेजी से दोनों हाथों से कीबोर्ड पर टैप किया। जल्द ही क्यूजिया कॉफी के साथ सहयोग की जानकारी स्क्रीन पर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दी। इसलिए श्री मेहता ने कहा, हमारा तनिष्क सॉफ्टवेयर क्यूजिया कॉफी भारत के 10% शेयरों का मालिक है। इसके अलावा क्यूजिया कॉफी का विज्ञापन और प्रचार हमारा तनिष्क सॉफ्टवेयर संभालता है। श्री मेहता ने स्थिति को एक रिपोर्टिंग तरीके से संक्षेप में बताया। राहुल ने कहा, मैंने लिशी पहाड़ में कुछ कॉफी बोई है। अब क्यूजिया कॉफी के दक्षिण भारत क्षेत्र के मैनेजर झू युवानहुई ने कहा कि अगर मैं उसे नहीं खरीदने देता तो वह मेरे कॉफी बीन्स को तुरंत पहाड़ से बाहर नहीं जाने देगा। तनिष्क सॉफ्टवेयर और क्यूजिया कंपनी के बीच इतना गहरा सहयोग है, लेकिन क्यूजिया कॉफी दक्षिण भारत के मैनेजर झू युवानहुई ने राहुल को धमकी दी। मैं फोन पर बात कर रहा हूं, लेकिन मैं राहुल के साथ नजदीकी बनाना चाहता हूं। अब ये पूरी तरह टूट गया। ये झू युवानहुई लगभग नालायक है। श्री मेहता गुस्से में सीधे खड़े हो गए और गंभीरता से बोले, श्री शर्मा चिंता न करें, मैं क्यूजिया कॉफी को आपको संतोषजनक जवाब देने के लिए कहूँगा। राहुल ने कहा, ठीक है। ये कहकर उन्होंने सीधे फोन काट दिया। बगल में खड़े झू युवानहुई ने हंसी रोकते हुए कहा, श्री मेहता क्या तुम यह नहीं कहोगे कि अभी तनिष्क सॉफ्टवेयर के अध्यक्ष श्री मेहता का कॉल था? क्या तुम यह नहीं कहोगे कि तुम फिर से तनिष्क सॉफ्टवेयर के शेयरधारक हो? राहुल ने पलकें उठाई और बोला, हाँ कमाल, हा हा हा, भाई तुम वाकई कमाल हो, हा हा हा। झू युवानहुई ने ये सुनकर हंसते हुए कमर झुका ली। मूल रूप से उसे लगा कि राहुल अपनी डींग मारने का तरीका बदलेगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह पुराने तरीके का ही उपयोग करेगा। झू युवानहुई की उन्मत्त हंसी में राहुल का फोन फिर से एक तेज रिंगटोन के साथ बजा। इस बार यह हरी ग्रुप के अजय महिंद्रा का था। अजय महिंद्रा की सोच श्री मेहता की तरह थी। वह भी भविष्य के मालिक के साथ जितना संभव हो संवाद करना चाहते थे। राहुल को पहले ही जहीर खान और श्री मेहता के कॉल आ चुके थे और अब अजय महिंद्रा का कॉल आना आश्चर्यजनक नहीं था। इसलिए उन्होंने लापरवाही से जवाब बटन दबाया। श्री शर्मा नमस्ते, अजय महिंद्रा ने खुशी से कहा। राहुल ने अब उनका अभिवादन नहीं किया और सीधे बोला, श्री महिंद्रा क्या अरी ग्रुप और क्यूजिया कॉफी के बीच कोई सहयोग है? अजय महिंद्रा ने सहज रूप से महसूस किया कि राहुल का लहजा कुछ गलत लग रहा था। उन्होंने थोड़ा सोचा, क्यूजिया कॉफी दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी वितरक है। भारतीय बाजार खोलने के लिए क्यूजिया कॉफी के अध्यक्ष ने एक बार व्यक्तिगत रूप से हमारे अरी ग्रुप का दौरा किया था और एक फ्लैगशिप स्टोर स्थापित करने और कई गतिविधियों प्रचार के लिए बहुत पैसा खर्च किया था। उनका बयान सरल था, क्यूजिया कॉफी और अरी ग्रुप के बीच कुछ सहयोग है। हालांकि ये सिर्फ कुछ साधारण व्यावसायिक सहयोग है।
जाहिर तौर पर उन्होंने अपने लिए कुछ जगह छोड़ रखी थी। ये पूरी तरह से चतुराई थी। राहुल आसानी से शब्दों का अर्थ समझ गए, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी और उदासीन स्वर में बोला, मैंने कुछ कॉफी बोई है और क्यूजिया कॉफी के दक्षिण भारत क्षेत्र के मैनेजर झू युवानहुई ने मुझे कहा कि अगर मैं उसे नहीं खरीदने देता तो वह मेरे कॉफी बीन्स को कभी पहाड़ से बाहर नहीं जाने देगा। अजय महिंद्रा की भौहें हल्के से सिकुड़ी और उन्होंने मन में सोचा, सौभाग्य से मैं चतुर हूँ और मैंने क्यूजिया कॉफी और अरी ग्रुप के बीच गहरे सहयोग संबंध को नहीं बताया, वरना राहुल अभी मुझ पर गुस्सा नहीं करते। अजय महिंद्रा ने तुरंत कहा, ये क्यूजिया कॉफी अपने कर्मचारियों को कैसे प्रबंधित करती है? ये तो बस अव्यवस्था है। क्या वह झू युवानहुई दक्षिण भारत का मैनेजर है? श्री शर्मा, कृपया थोड़ा इंतजार करें, मैं क्यूजिया कॉफी को आपको एक स्पष्टीकरण देने के लिए कहूंगा। राहुल ने कहा, ठीक है। फोन काटने के बाद बगल में खड़े झू युवानहुई ने हंसी रोकते हुए कहा, यह अरी ग्रुप के अध्यक्ष अजय महिंद्रा का कॉल था। तो क्या तुम अभी भी अरी ग्रुप के शेयरधारक हो? हाँ, राहुल ने कहा। झू युवानहुई ने राहुल का जवाब सुना तो हंसते हुए आंसू बहने लगे। हा, कमाल, ये बहुत कमाल है। अरी, तनिष्क सॉफ्टवेयर और लेटर बीट के अध्यक्ष मेरे साथ परेशानी ढूंढ रहे हैं। हा, क्या करूं मैं? बहुत डर गया हूँ, सचमुच बहुत डर गया हूँ। हा। झू युवानहुई हंसते हुए बोला, दोस्त, तुम इतनी सारी विशाल कंपनियों के शेयरधारक हो, क्या तुम्हें एक और क्यूजिया कॉफी के शेयरधारक को जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी? हमारे क्यूजिया कंपनी के अध्यक्ष को भी एक कॉल करवा दो। मैंने कभी हमारे अध्यक्ष से बात नहीं की, मुझे इसका अनुभव लेने दे। हा। झन। इस समय राहुल का फोन फिर से एक तेज रिंगटोन के साथ बजा। इस बार यह विदेश से एक अपरिचित नंबर था। राहुल ने लापरवाही से जवाब बटन दबाया। श्री शर्मा, नमस्ते। फोन पर टूटी फूटी हिंदी सुनाई दी। फिर एक बहुत ही आकर्षक आवाज आई, प्रिय श्री शर्मा, नमस्ते। अभी जो बोले वे श्री जॉर्ज डेविस थे, क्यूजिया कॉफी के अध्यक्ष, और मैं उनका सचिव और अनुवादक लुओ फॉन्ग हूँ। राहुल ने झू युवानहुई की ओर देखा और फिर बोला, ये कॉल सही समय पर आया। दक्षिण भारत क्षेत्र का मैनेजर झू युवानहुई अभी मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से बोए गए कॉफी बीन्स को जबरदस्ती खरीद रहा है। उससे इस बारे में बात करें। फिर राहुल ने सीधे हैंड्स फ्री बटन दबाया और बोला, क्या तुम अनुभव नहीं लेना चाहते? अपने अध्यक्ष से बात नहीं करोगे? झू युवानहुई फिर से हंसा, सचमुच? क्या पहले से ही कॉल आ गया? हा, अच्छा। इस समय फोन पर लुओ फॉन्ग ने राहुल के सारे शब्द जॉर्ज डेविस को अनुवाद कर दिए थे। जॉर्ज डेविस ने क्यूजिया कॉफी को दुनिया में नंबर 1 बनाया है। वह कितने चतुर हैं। थोड़ा सोचने के बाद उन्हें सामान्य स्थिति का अंदाजा हो गया। इस समय झू युवानहुई ने फोन में चिल्लाकर कहा, क्या तुम हमारे क्यूजिया कॉफी के अध्यक्ष हो? लुओ फॉन्ग ने कहा, मैं अध्यक्ष का सचिव और अनुवादक हूँ। हा, सचिव और अनुवादक हैं, कमाल। हा। झू युवानहुई ने आकाश की ओर हंसते हुए कहा, तो तुम उस कमबख्त अध्यक्ष को बता दो, राहुल शर्मा के कॉफी बीन्स या तो 10 लाख में खरीदे जाएं या वे कभी पहाड़ से बाहर नहीं जाएंगे। कमबख्त आए तो भी कोई फायदा नहीं, मैंने कहा। ये कहकर झू युवानहुई ने खुद फोन काट दिया। फिर वह और जोर से हंसा और वह हंसते हुए लगभग जमीन पर लेट गया। अगर पहला लेटर बीट के अध्यक्ष जहीर खान का कॉल था तो झू युवानहुई को अभी भी थोड़ा विश्वास था। फिर दूसरा तनिष्क सॉफ्टवेयर के अध्यक्ष श्री मेहता का कॉल, तीसरा अरी ग्रुप के अध्यक्ष अजय महिंद्रा का, और चौथा क्यूजिया कॉफी के अध्यक्ष का सचिव और अनुवादक। ये थोड़ा सा विश्वास पूरी तरह टूट गया। ये जान लो, लेटर बीट, तनिष्क सॉफ्टवेयर और अरी ग्रुप भारत इंटरनेट के 3 दिग्गज हैं। अगर कोई इनमें से एक का शेयरधारक है तो अभी भी कुछ विश्वसनीयता है। हालांकि कोई कहता है कि वह तीनों दिग्गजों का शेयरधारक है, ये निश्चित रूप से मजाक है। अंत में ये भी कहा कि क्यूजिया कॉफी के अध्यक्ष का सचिव और अनुवादक ने कॉल किया। क्यूजिया कॉफी के अध्यक्ष को किसी अनुवाद की जरूरत कहाँ, वह मूल रूप से भारत से हैं। ये सब कुछ दर्शाता है कि राहुल हमेशा डींगे मार रहा था। ये कमाल है। हालांकि झू युवानहुई को कैसे पता था कि वह जिस अध्यक्ष के बारे में सोच रहा था वह सिर्फ क्यूजिया कॉफी के भारत क्षेत्र का अध्यक्ष था और इसके लिए स्वाभाविक रूप से अनुवाद की जरूरत नहीं थी। राहुल को जो कॉल आया वह क्यूजिया कॉफी कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष का था। उनके लिए अनुवादक होना सामान्य है। झन। जब झू युवानहुई हंसते हुए लगभग जमीन पर लेट गया तो उसकी जेब में फोन तेज आवाज के साथ बजा। झू युवानहुई ने धीरे से फोन निकाला और जब उसने कॉल नोटिफिकेशन देखा तो पूरा व्यक्ति गंभीर हो गया, क्योंकि कॉल करने वाला भारत क्षेत्र का अध्यक्ष विश्वजीत राव था। झू युवानहुई ने एक बार क्यूजिया कॉफी के आंतरिक नेटवर्क पर वरिष्ठ नेताओं का संपर्क विवरण देखा था। उसने बिना हिचक के उन सभी को अपने फोन बुक में जोड़ लिया था, अगर भविष्य में काम आए। अब सोचा नहीं था कि यह वाकई काम आएगा, और
वह भी ऊंचे अध्यक्ष का, जो व्यक्तिगत रूप से कॉल कर रहे थे। यह कितना बड़ा सम्मान है। क्या ये हो सकता है कि अध्यक्ष मुझे प्रोमोट करने जा रहे हैं? ये सोचकर झू युवानहुई को उत्साह महसूस हुआ। वह जल्दी से अपने कपड़े ठीक करने लगा, गला साफ किया, एक तरफ चला गया और तीर्थयात्री जैसे लहजे में बोला, नमस्ते अध्यक्ष, ये झू युवानहुई, क्यूजिया कॉफी दक्षिण भारत क्षेत्र का मैनेजर। पहले सक्रिय रूप से अभिवादन और फिर अपना परिचय। झू युवानहुई पहले से ही कल्पना कर रहा था कि अध्यक्ष अगले पल उसकी प्रशंसा करेंगे। हालांकि फोन पर तुरंत एक कर्णभेदी गर्जना सुनाई दी। झू युवानहुई, कमबख्त तेरी दादी। ये वाक्य सीधे झू युवानहुई को स्तब्ध कर गया और पूरा व्यक्ति हक्का बक्का रह गया, थोड़ी देर के लिए असमंजस में पड़ गया। काफी देर बाद वह झिझकते हुए बोला, अध्यक्ष आपको क्या हुआ? अध्यक्ष ने झू युवानहुई की आवाज सुनी तो वह और ज्यादा नाराज हो गया और गर्जना की, क्या हुआ? झू युवानहुई, तू नालायक, और तुझे अभी भी मुंह है पूछने का कि क्या हुआ? मैंने तुझे दक्षिण भारत क्षेत्र का मैनेजर बनाया, तूने ऐसा काम किया। हाँ, मैं अब तुझसे पूछता हूँ, क्या तू लिशी के कॉफी बीन्स जबरदस्ती खरीद रहा है? झू युवानहुई का दिल हल्का सा कस गया। उसे समझ नहीं आया कि यह छोटी सी बात अध्यक्ष तक कैसे पहुंची। अध्यक्ष, शायद कोई गलतफहमी हो। जाहिर तौर पर इस समय झू युवानहुई को लगा कि किसी ने उसकी छोटी सी शिकायत की होगी। राहुल के अभी जहीर खान, श्री मेहता, अजय महिंद्रा और अन्य लोगों के साथ बात करने के बारे में उसे अभी भी परवाह नहीं थी। अध्यक्ष ने गुस्से में चिल्लाया, गलतफहमी तेरी दादी की। अभी लेटर बीट के श्री जहीर खान, तनिष्क सॉफ्टवेयर के श्री मेहता, अरी ग्रुप के श्री महिंद्रा और हमारी मुख्य कंपनी के अध्यक्ष श्री जॉर्ज डेविस, सभी ने मुझे कॉल किया और तू मुझसे कहता है कि यह गलतफहमी है। गून। इन शब्दों को सुनने के बाद झू युवानहुई जैसे बिजली का झटका खा गया और उसका पूरा शरीर पूरी तरह जड़ हो गया। इस पल राहुल के अभी फोन जवाब देने के दृश्य उनके दिमाग में फिल्म की तरह लहराने लगे। ये सच है, राहुल वाकई जहीर खान, श्री मेहता, अजय महिंद्रा और क्यूजिया कॉफी के अध्यक्ष के साथ फोन पर बात कर रहा था। वह वाकई लेटर बीट, तनिष्क सॉफ्टवेयर, अरी ग्रुप, क्यूजिया कॉफी का शेयरधारक है और मैंने अभी भी उसका मजाक उड़ाया। खत्म। मैं पूरी तरह खत्म हो गया। इस समय फोन पर फिर से अध्यक्ष की गुस्से भरी आवाज आई, झू युवानहुई, मैं तुझे बता दूं, तुझे इस मामले के बारे में बेहतर होगा कि कोई स्पष्टीकरण हो, वरना मैं गारंटी देता हूं कि तू सिर्फ नौकरी खोने तक सीमित नहीं रहेगा। डू। फिर फोन पर व्यस्त स्वर सुनाई दिया। पट, ये व्यस्त स्वर जैसे झू युवानहुई की सारी ताकत को चूस ले गया और उसका फोन भी पकड़ में नहीं रहा और सीधे जमीन पर गिर गया। सिर्फ नौकरी खोने तक सीमित नहीं। झू युवानहुई जानता था कि अध्यक्ष बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे थे। बस कंपनी नियमों और कानूनों की परेशानी ढूंढने से ये भी पता लगाया जा सकता है कि उसने वर्षों में रिश्वत कैसे ली, सार्वजनिक उपकरणों का निजी उपयोग किया और कंपनी की संपत्ति बेची। पहले कंपनी का प्रबंधन ढीला था और उसने इसे बहुत गुप्त रखा था और कभी किसी को पता नहीं चला। हालांकि ये चीजें निश्चित रूप से जांच का सामना नहीं कर सकती। इसके अलावा अध्यक्ष का नेटवर्क बहुत मजबूत है। भले ही उसे कुछ नहीं मिले, इस्तीफा देने के बाद जिंदगी निश्चित रूप से मुश्किल होगी। झू युवानहुई ने इसके बारे में सोचा। उसका पूरा चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया, उसका शरीर नरम पड़ गया और वह सीधे जमीन पर गिर गया। ये गिरावट ठीक राहुल के पैरों के नीचे हुई। झू युवानहुई को अचानक कुछ याद आया। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और लगातार सिर पटक कर माफी मांगने लगा। मुझे माफ करें श्री शर्मा, अभी मैं लालच में अंधा हो गया था, लेकिन मैंने वास्तव में आपका अनादर किया। माफ करें श्री शर्मा, अगर आप गुस्से में हैं, मुझे मारें, मुझे लात मारें। बोलते हुए उसने राहुल के पैर पकड़े और अपने चेहरे पर लात मारने लगा। झू युवानहुई ने राहुल की माफी पाने के लिए अपनी सारी गरिमा त्याग दी, क्योंकि वह जानता था कि सिर्फ राहुल ही उसे बचा सकता है। इसके अलावा झू युवानहुई अब ये भी जानता था कि राहुल एक गहरे छिपे सुपर बॉस हैं और एक सुपर बॉस से माफी मांगने में बहुत विनम्रता नहीं हो सकती। बगल में खड़ी अनुष्का ने झू युवानहुई की दयनीय हालत देखी और वह सहन नहीं कर सकी। आह भैया। राहुल ने अनुष्का के छोटे सिर को छुआ और बोला, अनुष्का के चेहरे के लिए मैं आपके अध्यक्ष से बात करूंगा, लेकिन वह अंत में आपके साथ कैसे निपटेगा यह मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। झू युवानहुई ने जमीन पर और जोर से सिर पटका और बोला, धन्यवाद श्री शर्मा, धन्यवाद कि आपने छोटे आदमी की गलती को नहीं गिना। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था, जानता था कि अब जितना ज्यादा दुख झेलेगा भविष्य में उतना कम प्रभावित होगा। राहुल ने भौहें सिकुड़ी और बोला, ठीक है, निकल जाओ। हाँ। झू युवानहुई ने जमीन पर कुछ और सिर पटके और फिर रेंगते हुए बाहर भागा। पीछे से लगातार सूट में आए दो पुरुषों को भी अब समझ आ गया था कि राहुल की पहचान असाधारण है।
वे जाने से पहले विशेष रूप से राहुल को झुके और फिर घबराहट में घर से बाहर निकल गए। धूम, बाहर गाड़ियों की गड़गड़ाहट और तेजी से दूर जाने के साथ पहाड़ी गांव आखिरकार शांति में लौट आया। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, मैंने इतना कुछ कहा, मेरा मुंह थोड़ा सूख गया है। प्रियंका, चलो पहाड़ पर कुछ फल लाने चलते हैं, प्यास बुझाने के लिए। ठीक है, प्रियंका ने खुशी से कहा, मैं भी जाना चाहती हूँ, अनुष्का ने उत्साह से कहा। दादी ने उसे रोका और बोली, अनुष्का, मेरे पास अभी भी तुम्हारे लिए कुछ काम है, तो मत जाओ। अनुष्का ने आह भरी और बोली, ठीक है। राहुल ने हल्के से मुस्कुराया, आगे बढ़कर प्रियंका की जेड जैसी हथेली पकड़ी और लंबे कदमों के साथ बाहर चले। दोनों एक साथ घुमावदार रास्ते पर चले, साफ नदी को पार किया, एक साथ पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़े, एक साथ फूल और तितलियां चुनी। फिर वे एक साथ हरी घास पर बैठे, एक दूसरे से लिपटे। दूर के पहाड़ों को देखते हुए, आसपास की मीठी हवा में सांस लेते हुए, प्रियतम की अनोखी गर्माहट को महसूस करते हुए, सब कुछ इतना खूबसूरत था। इस समय एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी का गट्ठर उठाए दूर के पहाड़ी रास्ते पर धीरे धीरे चल रहा था। उसकी त्वचा काली थी और पीठ झुकी हुई थी, क्योंकि उसके कंधों पर लकड़ी का गट्ठर बहुत भारी था। वह रुक रुक कर लंबी सांस लेकर आराम कर रहा था। ये दृश्य जैसे राहुल के दिल की किसी तार को छू गया। वह अनायास बोला, प्रियंका, चलो दादी और अनुष्का को शहर में एक साथ ले चलते हैं। प्रियंका थोड़ी चुप रही और थोड़ी देर तक उन्हें नहीं पता था कि जवाब कैसे देना है। राहुल ने आगे कहा, पहाड़ों की हवा अच्छी है, यहाँ कोई झगड़ा नहीं है और लोग बहुत सादा हैं। लेकिन अगर दादी फिर से बीमार पड़ गई तो? इसके अलावा अनुष्का अभी छोटी है, उसे पहाड़ों में फंसना नहीं चाहिए, उसे शहर के बच्चों की तरह बेहतर जिंदगी और शिक्षा का आनंद लेना चाहिए। प्रियंका थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, राहुल, तुमने जो कहा वह समझ में आता है। राहुल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। डिंग, 12 बजे, लकी ड्रॉ प्रकट हुआ। डिंग, बधाई, आपको 5 रुपये मिले। डिंग, बधाई, आपको 19 रुपये मिले। ... डिंग, बधाई, आपको 9,999 रुपये मिले। डिंग, बधाई, आपको 1,88,888 रुपये मिले। राहुल ने स्क्रीन पर कुछ बार क्लिक किया और कुल 57,832 रुपये कमाए। राहुल ने इस पैसे को देखा भी नहीं और फोन को जेब में वापस डाल दिया। दीदी, भैया, घर आकर खाना खाओ, दूर से अनुष्का की जोरदार आवाज गूंजी। राहुल ने जवाब दिया, आ रहे हैं। आज का दोपहर का भोजन दादी ने बनाया था। ये कहना होगा कि प्रियंका चौधरी और दादी की रसोई कला एक ही नस से चली आ रही है। मिर्च के साथ तला हुआ मांस, टमाटर और अंडे का सूप, खट्टा तीखा आलू की जूलियन, खीरे के साथ हैम और लीक के साथ स्क्रैम्बल्ड एग्स। व्यंजन बहुत सादे थे लेकिन सभी स्वादिष्ट। इस भोजन के लिए राहुल शर्मा ने 2 बड़े कटोरे खाए, जो अत्यंत संतोषजनक था। उन्होंने दादी और अनुष्का के वहां होने का फायदा उठाया और अपनी पिछली सोच को सामने रखा। दादी, अनुष्का, क्या आप शहर में रहना चाहेंगे? अनुष्का ने हैरानी से दादी की ओर देखा और फिर प्रियंका की ओर। प्रियंका ने अपने लाल होठों को हल्के से काटा और बोली, दादी, अनुष्का, मैं आपको बाहर ले जाना चाहती हूँ। इस तरह दादी के शरीर की देखभाल करना आसान होगा और अनुष्का ज्यादा ज्ञान सीख सकती है और भविष्य में अच्छे से पढ़ाई कर सकती है। दादी ने पहले खिड़की के बाहर लहराते पहाड़ों को देखा और फिर पहाड़ी पर खेतों को। काफी देर बाद उन्होंने कहा, तुम सही कह रही हो। राहुल और प्रियंका ने ये सुना तो उनके चेहरे खुशी से भर गए। अब जब निर्णय हो गया था तो वे और ज्यादा हिचकिचाए नहीं और जल्दी से सामान पैक करने लगे। दरअसल उनके पास लेने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। दादी, प्रियंका और अनुष्का ने बस कुछ यादगार चीजें रखीं। फिर कुछ सेट कपड़े लिए जो अस्थायी रूप से पहनने के लिए थे। घर पहले से ही साफ सुथरा था और जिन चीजों को लेना या रखना था उन्हें पैक करने में ज्यादा समय नहीं लगा। अनुष्का ने अनमने ढंग से कहा, भैया, हम चले जाएं तो कॉफी बीन्स का क्या होगा? राहुल ने उनके छोटे सिर को छुआ और बोला, इसके बाद मैं कुछ लोगों को यहाँ भेजूंगा जो प्रबंधन और बुआई में मदद करेंगे। इसके अलावा मैं गांव के चाचा चाची, दादा दादी को भी कॉफी के पेड़ लगाने के लिए साथ लाऊंगा। अब से वे सब स्वादिष्ट खाना खा सकेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी निर्माता कंपनी के रूप में क्यूजिया कॉफी के पास कॉफी की खेती का सबसे समृद्ध अनुभव है और यह निश्चित रूप से कॉफी के साथ इस जगह का चेहरा बदल सकता है। अनुष्का पोर्च में बैठी पीछे हत्ते पुराने घरों और बहती नदी को देख रही थी। उसका चेहरा अनमनेपन से भरा था और वह उदास दिख रही थी। बच्चे का मूड जैसे बारिश की फुहार हो, तेजी से आता और तेजी से जाता। जब अनुष्का ने विमान में चढ़कर खिड़की के बाहर रुई जैसे सफेद बादलों को देखा तो उसकी खूबसूरत आंखें रत्नों की तरह चमकने लगीं और उसका चेहरा उत्साह से भर गया। अगर विमान में कोई और बात करने वाला नहीं होता तो अनुष्का शायद खुशी से उछल कूद करती। जयपुर पहुंचने के बाद राहुल ने हवाई अड्डे पर खड़ी मर्सिडीज GLC चलाई और प्रियंका, अनुष्का और दादी को एक 2 मिशेलिन तारा रेस्तरां में ले गए।
उन्होंने 37,800 रुपये में एक समृद्ध और उत्कृष्ट रात्रिभोज खाया और फिर दादी, अनुष्का और प्रियंका को वंजिया हुआ हवेली ले आए, जो 156 वर्ग मीटर का एक शानदार ढंग से सजा हुआ घर था। ये पहली संपत्ति थी जो राहुल ने सिस्टम प्राप्त करने के बाद हासिल की थी। साथ ही ये जयपुर का सबसे अच्छा स्कूल डिस्ट्रिक्ट हाउस भी था, जिसके आसपास झीलें और पार्क थे। खरीदारी, परिवहन और चिकित्सा सभी बहुत सुविधाजनक थे। यहाँ रहने से अनुष्का को सर्वोत्तम शैक्षिकी संसाधन मिल सकते थे और दादी को भी बेहतर रहन सहन का माहौल मिल सकता था। इसके अलावा ये राहुल और प्रियंका को एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने की जगह भी देता था। ये निश्चित रूप से एक बहुउद्देशीय विकल्प था। उस रात राहुल वंजिया हुआ हवेली में नहीं रुके और अपनी मर्सिडीज GLC चलाकर पनवेल विला लौट आए। अगले दिन जब एक गर्म धूप बालकनी पर पड़ी तो राहुल ने धीरे से आंखें खोलीं। उन्होंने पहले फोन देखा और हमेशा की तरह स्क्रीन पर एक टेक्स्ट मैसेज था। रात के 12 बजे भारतीय स्टेट बैंक ने 79,19,000 रुपये जमा किए, पहले की तुलना में कुछ लाख ज्यादा। जाहिर तौर पर यह कल पहाड़ों में फल तोड़ने और सैर करने की वजह से था। इसके बारे में राहुल ने ज्यादा परवाह नहीं की। उन्होंने सीधे साइन इन सिस्टम पर ध्यान केंद्रित किया। साइन इन, डिंग, बधाई, आपको 1 करोड़ रुपए मिले। राहुल ने उबासी ली और फिर धीरे से बाहर चले। जैसे ही दरवाजा खोला, एक ऐसी खुशबू हवा में फैली जो भूख को उभार रही थी। राहुल ने ध्यान से देखा और पाया कि मेज पर पहले से ही लीन नूडल्स, अंडे, दूध और अन्य खाद्य पदार्थ रखे थे। इस समय प्रियंका एक तली हुई डम्पलिंग की प्लेट लेकर रसोई से आ रही थी। राहुल ने उनके शांत और सौम्य चेहरे को देखा और मुस्कुराकर बोला, तुम कब आए? दादी और अनुष्का कहाँ हैं? प्रियंका ने कहा, वे पार्क घूम रहे हैं। मुझे लगा कि तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया होगा, तो मैं कुछ बनाने चली आई। राहुल ने सिर हिलाया और बोला, कितनी खुशबू है, तुमने खाया? मेरे साथ खाओ। ठीक है, प्रियंका ने कहा। यह नाश्ता शायद मिशेलिन रेस्तरां जितना शानदार नहीं था, लेकिन इसका स्वाद उतना ही अच्छा था। राहुल ने सारा नाश्ता साफ कर दिया, बहुत संतुष्ट। उन्होंने मुंह पोंछा और बोला, मैं भर गया, अब व्यायाम करने का समय है। पिछली बार गांव में ज्यादा हलचल नहीं होनी चाहिए थी, आज ठीक है। बोलते हुए उन्होंने प्रियंका को अपनी बाहों में ले लिया। प्रियंका का सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह धीरे से बोली, नहीं, इसे ज्यादा देर तक नहीं करना। ... दोपहर में खेत जोतने का दिन, पसीना मिट्टी में टपकता है। कौन जानता है कि थाली में खाना हर कण मेहनत का है। ... लगभग 2 घंटे बाद राहुल और प्रियंका धीरे धीरे विला से बाहर निकले। राहुल ने पूछा, वैसे प्रियंका, क्या तुम्हारे पास ड्राइवर लाइसेंस है? हाँ, प्रियंका ने कहा। तो तुम एक कार चुन लो। राहुल ने प्रियंका की पतली हथेली पकड़ी और दूर खड़ी कारों की लंबी कतार की ओर चले। यह अभी भी वह कार थी जो फोक्सवैगन समूह के 5% शेयर हासिल करने के बाद उनके अध्यक्ष ने भेजी थी। फोक्सवैगन समूह के पास फोक्सवैगन, ऑडी, स्कोडा, बेंटले, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, पोर्श, डुकाटी आदि सहित 1 दर्जन से ज्यादा ब्रांड हैं। उस समय फोक्सवैगन के अध्यक्ष ने प्रत्येक ब्रांड की एक कार भेजने को कहा था। हालांकि राहुल ने भी एक कार्य के दौरान सेंटाना चलाई थी और बाकी कारें अभी तक उपयोग नहीं की थीं। जो तुम्हें पसंद हो उसे तुम ले जा सकती हो, राहुल ने कहा। प्रियंका ने कारों की लंबी कतार को देखा, थोड़ा हक्का बक्का रह गईं। वह भी जानती थी कि राहुल बहुत अमीर हैं, लेकिन उन्हें नहीं उम्मीद थी कि राहुल के पास इतनी सारी कारें होंगी। इसमें कम से कम दर्जनों तो होंगी, है ना? इतनी सारी कारों के साथ क्या तुम इन्हें चला पाते हो? राहुल ने देखा कि प्रियंका ने लंबे समय तक कोई चयन नहीं किया, सोचा कि वह थोड़ा झिझक रही हैं। इसलिए सामने की लैम्बोर्गिनी उरुस की ओर इशारा करते हुए, इस कार में ताकत है और यह विशाल है, तुम इसे ज्यादा आसानी से चला सकोगी। दादी और अनुष्का को भविष्य में ज्यादा आराम मिलेगा और ट्रंक की जगह अच्छी है बाद में सामान रखने के लिए। कई लोग सोचते हैं कि लड़कियों को कार चलानी चाहिए, चाहे वह ड्राइविंग हो या पार्किंग, यह ज्यादा सुरक्षित और आसान होगा। हालांकि राहुल ऐसा नहीं सोचते थे। जब तक प्रियंका लैम्बोर्गिनी उरुस चलाएंगी, क्या कोई इसे टक्कर मारने की हिम्मत करेगा? शायद सड़क पर अन्य वाहनों को इससे दूर रहना होगा। पार्किंग की परेशानी की बात है, ये जान लो। वंजिया हुआ हवेली की पूरी इमारत राहुल की है। सैकड़ों पार्किंग स्थान हैं, क्षैतिज, लंबवत और तिरछे। तुम जैसे चाहो वैसे पार्क कर सकते हो। क्या ये परेशानी होगी? प्रियंका बहुत दयालु हैं और अपनी पुरानी सहकर्मियों के साथ उनका अच्छा रिश्ता है। उस समय उन्होंने अभी अभी ड्राइवर लाइसेंस परीक्षा पूरी की थी और उनकी सहकर्मियों ने कोशिश की थी कि वह ड्राइविंग भूल न जाएं। इसलिए उन्होंने प्रियंका को कुछ समय के लिए अभ्यास कराया था। आज राहुल के मार्गदर्शन में पनवेल विला के आसपास कुछ चक्कर लगाने के बाद अकेले सड़क पर जाने में कोई समस्या नहीं थी।
इसलिए राहुल ने मर्सिडीज GLC चलाई और प्रियंका ने लैम्बोर्गिनी उरुस, एक के बाद एक समान गति से वंजिया हुआ की ओर बढ़े। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो खाने की एक परिचित खुशबू अंदर तैर रही थी। अनुष्का उछल कूद करती हुई बोली, भैया दीदी वापस आ गए, अब खाना खा सकते हैं। राहुल और प्रियंका ने अभी 2 घंटे तक व्यायाम किया था और उनके पेट वाकई भूखे थे। उन्होंने कटोरे और चॉपस्टिक्स उठाए और खाना शुरू कर दिया। दोपहर के भोजन के बाद राहुल ने कहा, दादी और अनुष्का, आप अभी अभी यहाँ आए हैं, क्या कुछ कपड़े और रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें कम हैं? प्रियंका और मैं आपको अब कुछ खरीदने ले चलते हैं। दादी ने कहा, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें पहले से ही हैं। कपड़े? प्रियंका को मेरे और अनुष्का के आकार पता हैं, हम साथ नहीं चलेंगे। अनुष्का थोड़ा उत्साह दिखा रही थी, लेकिन उसने थकी हुई दादी को देखा, इसलिए वह भी बोली, हम घर पर रह सकते हैं। इसके बारे में राहुल ने ज़्यादा जोर नहीं दिया, बस इस मौके का फ़ायदा उठाकर प्रियंका को अकेले ज़्यादा ड्राइव करने दिया। आखिर प्रियंका ने अभी अभी वास्तविक अर्थों में ड्राइविंग शुरू की थी। उसे सीधे दादी और अनुष्का को ले जाने देना अनायास ही उसे घबराहट हो सकती थी। इसलिए राहुल और प्रियंका ने अलग अलग गाड़ियां चलाईं और एक समान गति से एम के मॉल आए। हालांकि यहाँ के कपड़े महंगे हैं, लेकिन शैलियाँ बहुत हैं, हर उम्र के पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त। इसके अलावा एम के मॉल राहुल का है, तो अपने मॉल में संरक्षण देना किराएदारों के लिए भी लाभकारी होगा। चूंकि ट्राई ऑन की ज़रूरत नहीं थी, बस आकार के अनुसार तुलना करनी थी, इसलिए खरीदारी बहुत सुविधाजनक थी। थोड़े समय में उन्होंने लगभग 20 कपड़े और 6 जोड़ी जूते खरीदे, कुल 8,89,000 रुपये में। औसतन प्रत्येक कपड़ा 30,000 रुपये से कम का था, जो बहुत किफ़ायती था। साथ ही राहुल के फ़ोन पर 88 लकी ड्रॉ प्रकट हुए। सौभाग्य से एम के मॉल डोर टू डोर डिलीवरी सेवा प्रदान करता है, वरना राहुल वाकई इतनी सारी चीज़ें नहीं ले जा पाते। जब राहुल और प्रियंका अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में आए तो राहुल को अचानक याद आया, उनका फ़ोन शायद किसी कपड़े के बैग में रह गया था। अगर यह कोई और चीज़ होती तो राहुल उसे छोड़ सकते थे। हालांकि फ़ोन में रोज़मर्रा के लकी ड्रॉ शामिल हैं, वह इसे स्वाभाविक रूप से नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए उन्होंने प्रियंका से कहा, तुम कार में मेरा इंतज़ार करो, मेरा फ़ोन अभी बैग में रख दिया था। प्रियंका ने कहा, ठीक है। फिर राहुल फिर से लिफ्ट में चढ़ गए। प्रियंका धीरे धीरे पार्किंग स्थान की ओर चली। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी कार देखी। इस पल पीछे से अचानक एक सौम्य आवाज़ गूंजी, इस सुंदरता, क्षमा करें। प्रियंका ने आवाज़ सुनी तो अनायास मुड़कर देखा। जब एडी के कपड़ों में पुरुष ने प्रियंका का चेहरा देखा तो वह तुरंत आकर्षित हो गया। इस पल प्रियंका का चेहरा देखने के बाद उसका दिल जोर से धड़कने लगा। खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, शुद्ध और सुंदर, यह एहसास जैसे कोई परी स्वर्ग से उतर आए हो। प्रियंका ने हैरानी से पूछा, क्षमा करें, आपको क्या बात है? शानदार, उनकी आवाज़ भी इतनी मधुर है। इसे पकड़ना होगा, इसे ज़रूर पकड़ना होगा। पुरुष ने अपने दिल की उत्तेजना को दबाने की पूरी कोशिश की। फिर कुछ शर्मिंदगी भरे लहजे में बोला, मैंने अभी 10 लाख में एक BMW X5 खरीदी है। मेरी तकनीक बहुत अच्छी नहीं है, सामने थोड़ा तंग है और बाएं दाएं भी थोड़ा तंग है। अगर आपके पास कार है तो क्या आप कृपया इसे मेरे लिए बाहर निकाल सकती हैं? बोलते हुए उसने कार की चाबी निकाली और हल्के से दबाया। वाकई सामने की नई BMW X5 की हेडलाइट्स हल्के से चमकीं। उसने पहले बताया कि उसके पास 10 लाख की लग्जरी कार है। फिर बेहतर रवैये के साथ प्रियंका से मदद की भीख मांगी। इस तरह वाकई मदद पाना आसान होता है। पुरुष ने पहले से ही अपने दिल में योजना बना ली थी, अगर प्रियंका मदद करने का वादा करती हैं तो वह बाद में इसे बहाने के रूप में उपयोग करेगा, प्रियंका का व्हाट्सएप जोड़ेगा और उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित करेगा। पुरुष के दिल में वह पहले से ही प्रियंका के साथ हाथ में हाथ डालकर और भविष्य की जिंदगी की कल्पना करने लगा था और उसके चेहरे पर एक अदृश्य मुस्कान उभर आई थी। टटट। हालांकि प्रियंका के वादा करने से पहले दूर से कदमों की आवाज आई। ये राहुल थे। उन्होंने एक हाथ से प्रियंका की पतली कमर को लपेट लिया। ये देखकर पुरुष की पुतलियां हल्के से सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर ईर्ष्या और नाराजगी जैसे जटिल भाव चमके। मुझे आखिरकार एक खूबसूरत महिला मिली, क्यों? लेकिन तुरंत उसकी आंखें फिर से हल्के से घूमी। अगर यह सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता है तो शायद मेरे पास अभी भी मौका है। आखिर मेरे पास 10 लाख की लग्जरी कार है। इसलिए पुरुष ने अपने लहजे को शांत करने की कोशिश की और बोला, ये कौन है? राहुल ने कहा, मैं उनका बॉयफ्रेंड हूँ। वाकई ये सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता था और पुरुष हल्के से खुश हुआ। राहुल ने फिर पूछा, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड को जानते हो? प्रियंका ने कहा, हम अभी अभी मिले। फिर प्रियंका ने दोनों के बीच हुई बातचीत को संक्षेप में बताया।
राहुल कितने चतुर हैं, तुरंत दूसरी तरफ की मंशा समझ गए। उन्होंने सामने की BMW X5 की ओर इशारा किया और बोला, क्या वह कार है? पुरुष ने हल्के से गर्दन उठाए और बोला, हाँ। वह हाव भाव अत्यंत आत्मविश्वास भरा था, जैसे कह रहा हो, यह मेरी 10 लाख की लग्जरी कार है। राहुल ने कहा, प्रियंका, उसने कहा कि तुम्हारी कार उसकी कार के रास्ते में है, तो कृपया अपनी कार को पहले बाहर निकालो। प्रियंका ने जवाब दिया, ठीक है। बोलने के बाद उन्होंने पहले लैम्बोर्गिनी उरुस की चाबी निकाली और हल्के से दबाया। फिर उन्होंने दरवाजा खोला और उसमें बैठकर कार को बाहर निकाल लिया। ये देखकर पुरुष एक पल के लिए ठिठक गया। लैम्बोर्गिनी उरुस। जाहिर तौर पर उसे कारों की कुछ समझ थी। राहुल ने देखा कि पुरुष अभी भी खड़ा था और हिलने का कोई इरादा नहीं था और बोला, क्या तुम अभी भी कार नहीं निकाल सकते? इसलिए उन्होंने बगल की मर्सिडीज GLC का दरवाजा खोला और कार को बाहर निकाल लिया। मर्सिडीज GLC, पुरुष फिर से अनायास बोला। राहुल ने कार की खिड़की नीचे की ओर पूछा, कैसा है, अब पर्याप्त जगह है? क्या तुम्हारी कार को बाहर निकाल दूं? पुरुष का पूरा चेहरा तुरंत लाल हो गया, काफी देर तक डींग मारने के बाद कि मेरे पास 10 लाख की लग्जरी कार है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा, किसी और के पास 20 लाख से ज्यादा की मर्सिडीज GLC है, 30 लाख से ज्यादा की लैम्बोर्गिनी उरुस। पुरुष को लगा जैसे वह मूर्ख बनकर दिखावा कर रहा था। इस समय वह बस जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता था। इसलिए पुरुष ने राहुल का जवाब नहीं दिया और जल्दी से BMW X5 में घुसा और एक्सेलरेटर पर पैर रखा। धूम। हालांकि वह लापरवाह था और सामने के खंभे से टकरा गया। पुरुष कार से उतरा, टूटी हेडलाइट और मुड़े हुए बोनट को देखा और उसका दिल खून के आंसुओं से रोने लगा। मेरी नई खरीदी BMW X5। ये देखकर राहुल ने सिर्फ मुंह खोला और बोला, प्रियंका, देखा, ड्राइविंग करते समय घबराना नहीं, वरना टक्कर होना आसान है। प्रियंका ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोली, ठीक है। फिर दोनों ने एक साथ एक्सेलरेटर दबाया और तेजी से दूर चले गए। पुरुष अकेला रह गया, खांसते और हाँफते हुए। राहुल और प्रियंका के वंजिया हुआ हवेली पहुंचने के थोड़े समय बाद उनके खरीदे हुए कपड़े और जूते सभी डिलीवर हो गए। ये देखकर कि आसमान अंधेरा हो रहा था, राहुल वंजिया हुआ हवेली में ज्यादा देर नहीं रुके और अकेले पनवेल विला लौट आए। वह मुलायम सोफे पर बैठे फोन निकाला और लकी ड्रॉ पर ध्यान केंद्रित किया। 105 लकी ड्रॉ, देखते हैं क्या मिल सकता है। जाहिर तौर पर ये कपड़े, जूते खरीदने और हाल के दिनों में कुछ खर्चों के लिए लकी ड्रॉ था। डिंग, बधाई, आपको 8 रुपये मिले। डिंग, बधाई, आपको 1999 रुपये मिले। ... डिंग, बधाई, आपको 1 रुपये क्रेडिट कार्ड मिला। डिंग, बधाई, आपको 8,888 रुपये मिले। ... 102 लकी ड्रॉ के साथ राहुल को कुल 98,103 रुपये मिले और 1 रुपये क्रेडिट कार्ड। आपको बता दें, 1 रुपये क्रेडिट कार्ड 1 रुपये खर्च करने के बाद तुरंत 10 करोड़ रुपये प्राप्त करने वाला कार्ड है। दूसरे शब्दों में, राहुल ने न केवल कपड़े खरीदने, खाने, उड़ान भरने आदि पर पैसा नहीं खर्च किया, बल्कि 10 करोड़ की कमाई भी की। बमुश्किल, बुरा नहीं। झंझन। इस समय राहुल का फोन एक तेज रिंगटोन के साथ बजा। यह उनकी बहन रिया शर्मा का फोन था, इसलिए राहुल ने सीधे जवाब बटन दबाया। भैया, तुमने वह सुपर बैटरी बनाई थी? रिया की उत्सुक आवाज फोन से आई। राहुल ने मन में सोचा, तो खबर रिया तक भी पहुंच गई। मुंह से फिर भी जवाब दिया, हाँ। तो दहुआ मोबाइल ने तुम्हारे साथ 1500 करोड़ का अनुबंध साइन किया? रिया ने फिर पूछा। हाँ, राहुल ने कहा। कमाल, रिया ने उत्साह से चिल्लाकर कहा। ... इस समय जयपुर विश्वविद्यालय। जोया खान तेज कदमों के साथ हॉस्टल लौटी। जब उसने अनिता और सान्या को मेज पर ध्यान से पढ़ते देखा तो वह हल्के से मुस्कुराए और नमस्ते बोली, इतनी रात हो गई, तुम अभी भी पढ़ रही हो? बोलते हुए उसने अनिता और सान्या की किताबों पर लापरवाही से नजर डाली। जल्द ही जोया के चेहरे पर थोड़ी हैरानी उभरी। 4 ली 4 ली जोड़, क्या ये रासायनिक प्रतिक्रिया समीकरण है? तुम रसायन शास्त्र की किताबें क्यों पढ़ रही हो? जोया ने पूछा। ये जान लो, अनिता और सान्या कंप्यूटर साइंस विभाग की जीनियस हैं और पिछले साल उन्होंने हायर एजुकेशन कप भी जीता था। हालांकि कई लोग कहते हैं कि उनकी हायर एजुकेशन कप जीतने का एक बड़ा कारण राहुल शर्मा थे। हालांकि यह अभी भी उनकी शानदार कंप्यूटर कौशल को नकार नहीं सकता। अनिता और सान्या ने हिचकते हुए कहा, हम बस देख रहे हैं। जोया ने कंधे उचकाए और बोली, ठीक है, शायद यही अंतर है एक टॉपर और हम जैसे टॉपर्स के बीच। फिर वह बाथरूम की ओर बढ़ी। अनिता और सान्या ने नीचे देखा, साइंस पत्रिका के कवर पर उभरे शीर्षक को, सुपर बैटरी का सिद्धांत और अनुप्रयोग। फिर दोनों ने रसायन शास्त्र की किताबों को और ज्यादा ध्यान से पढ़ा। ...
पिछली रात राहुल ने प्रियंका को याद दिलाया था कि उसे सुबह जल्दी नाश्ता तैयार करने आने की जरूरत नहीं है। पहला, राहुल को लगा कि सुबह जल्दी आने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा, राहुल आज स्कूल जाना चाहते थे। हालांकि जयपुर विश्वविद्यालय के नेताओं ने पहले ही कहा था कि उन्हें अधिकतम स्वतंत्रता दी जा सकती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, वह एक छात्र हैं, लंबे समय तक स्कूल न जाना बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए राहुल ने मर्सिडीज GLC चलाए और पास के एक शानदार रेस्तरां में नाश्ता किया। जब वह रेस्तरां के दरवाजे से बाहर निकले तो उन्होंने बगल की छोटी सुपरमार्केट में एक मिनरल वाटर की बोतल खरीदी। डिंग, ₹1 खर्च करने पर क्या मैं ₹1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करूं? हाँ। डिंग, बधाई, आपको 10 करोड़ रुपए मिले। अचानक राहुल का फोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। भारतीय स्टेट बैंक ने 10 करोड़ रुपए जमा किए। फिर राहुल ने मर्सिडीज GLC चलाए और जयपुर विश्वविद्यालय की ओर बढ़े। कुछ दिनों तक स्कूल न आने के बावजूद कुछ भी नहीं बदला था। बस गेट के सामने उनकी सुपर बैटरी के आविष्कार की बधाई देने वाला एक और बैनर लगा था। जब राहुल ने कार पार्क की और कक्षा की ओर बढ़े तो पीछे से अचानक एक मजबूत आवाज गूंजी। राहुल, सुप्रभात। राहुल ने धीरे से मुड़कर देखा और बोला, सुप्रभात सुनील गाइड। सुनील यादव ने कुछ कदम तेज किए, राहुल की बांह को पकड़ा और मुस्कुराकर बोला, मेरे साथ इतना औपचारिक क्यों हो रहे हो? राहुल के मुंह के कोने हल्के से फड़के। औपचारिक? क्या तुमने पहले मुझसे अभिवादन नहीं किया? मैंने तो सिर्फ विनम्रता से जवाब दिया। सुनील ने प्रशंसा की, हाँ राहुल, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने कहा था कि तुम में उत्कृष्ट क्षमता है, तुम निश्चित रूप से हमारी कक्षा को सम्मान दिला सकते हो। वाकई नहीं सोचा था कि तुमने सुपर बैटरी भी बना दी। राहुल के मुंह के कोने फिर से फड़के। ये भी उत्कृष्ट और यह कक्षा के लिए सम्मान। सुनील गाइड, क्या आपके पास वाकई सिर्फ यही 2 तारीफें हैं? सुनील ने फिर कहा, सुपर बैटरी बनाई और फिर इतना बड़ा अनुबंध साइन किया, क्या इसे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? सेलिब्रेट? राहुल ने वाकई इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, क्योंकि उनकी नजरों में 1500 करोड़ सामान्य हैं। आखिर उनकी रोजाना न्यूनतम आय 2 करोड़ के करीब है। आज ₹1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के बाद अतिरिक्त 10 करोड़ मिले। वह अक्सर अरबों और दसियों अरबों की कीमत वाले कार्यालय भवन और सैकड़ों अरबों की कंपनी शेयर हासिल करते हैं। अगर हर बार सेलिब्रेट करना हो तो शायद उनका सेलिब्रेशन समय कभी खत्म ना हो। हालांकि दूसरों को यह नहीं पता था, लेकिन 1500 करोड़ के अनुबंध का तथ्य सभी को अच्छी तरह पता है। राहुल ने थोड़ा सोचा और बोला, सेलिब्रेट तो करना चाहिए। आज दोपहर को कोई कक्षा नहीं है। सुबह की कक्षा खत्म होने के बाद मैं सहपाठियों के साथ सेलिब्रेट करूंगा। सुनील गाइड, क्या आप आएंगे? सुनील ने हिचकते हुए कहा, मेरे जाने से क्या यह उचित होगा? राहुल ने मुंह खोला, बस इतना कहने वाला था कि अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। हालांकि सुनील ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं दोपहर में काम की व्यवस्था करने के बाद कक्षा में आऊंगा। फिर उन्होंने राहुल के कंधे पर थपथपाया और गर्व से सिर ऊंचा करके कार्यालय की ओर चले। राहुल के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभरा। कैसे लगता है जैसे गाइड जानबूझकर यहाँ आने का बहाना ढूंढ रहे थे। राहुल ने सिर हिलाया, इस छोटी सी बात को अस्थायी रूप से पीछे छोड़ दिया और सीधे कक्षा में चले गए। अमित यादव ने उत्साह से कहा, भैया आप आ गए। हमने सोचा कि आपने 1500 करोड़ ले लिए तो स्कूल छोड़कर घर चले गए होंगे सुख भोगने। आसपास के छात्रों ने 1500 करोड़ सुनकर सभी ईर्ष्या भरी नजरें डाली। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, मूल रूप से मैं स्कूल छोड़कर घर सुख भोगने वाला था, लेकिन जब मैंने सोचा कि मेरे प्यारे सहपाठी अभी भी स्कूल में हैं, तो मैं फिर से स्कूल आ गया। भैया, अमित ने नर्म आवाज निकाली और अपनी बाहें फैलाकर, जैसे राहुल के साथ एक भालू जैसी गले लगाने वाला था। राहुल ने तुरंत कहा, रुक, मेरी हॉबी नॉर्मल है। थोड़ा रुककर राहुल ने फिर कहा, वैसे क्या दोपहर में कोई कक्षा नहीं है? मैं पूरी कक्षा को ले जाकर एक साथ इकट्ठा होना चाहता हूँ। इसे मेरी सुपर बैटरी के आविष्कार और 1500 करोड़ के अनुबंध का सेलिब्रेशन भी माना जा सकता है। आपको क्या लगता है? मूल रूप से अमित इस बात से निराश था कि वह राहुल के साथ भालू जैसी गले नहीं लगा सका। हालांकि राहुल की बात सुनकर वह फिर से उत्साहित हो गया। ठीक है, राहुल ने पूछा, कोई सुझाव है? सीख और बियर पीना, अमित ने कहा। राहुल ने बगल में बैठे मोहन गुप्ता की ओर देखा। मोहन ने समझा कि यह उनकी राय पूछ रहा है और बोला, खाना, हॉट पॉट खाना। बगल में बैठे एक गोलमुखी पुरुष ने कहा, मुझे एक अच्छा बारबेक्यू रेस्तरां पता है। सी फूड खाएं, सिक्किमी खाना खाएं और पिएं। शुरू में सिर्फ राहुल के आसपास के छात्र सुझाव दे रहे थे, लेकिन जल्द ही कक्षा के अन्य छात्रों को भी पता चला कि राहुल दोपहर में सेलिब्रेशन आयोजित करने वाला है। नतीजतन एक एक करके सुझाव आने लगे। धीरे धीरे पूरी कक्षा अत्यंत शोरगुल वाली हो गई।
इस समय चिराग गुप्ता, जो अब तक चुप था, बोला, अगर मैं कहूँ तो सबसे अच्छा होगा कि पिछली बार की तरह एस बड़ी क्लब जाएं। सी फूड चाहिए तो सी फूड, बारबेक्यू चाहिए तो बारबेक्यू, हॉट पॉट चाहिए तो हॉट पॉट, सिक्किमी खाना चाहिए तो सिक्किमी खाना, पीना चाहते हो तो पीना, मसाज भी कर सकते हो। ये शब्द निकलते ही पूरी कक्षा अचानक शांत हो गई। हालांकि छात्रों ने सहमति नहीं जताई। हालांकि राहुल समझ गए कि यह शांति मौन सहमति थी, इसलिए उन्होंने मुंह खोला और बोला, ठीक है, तो फिर बाद में एस बड़ी क्लब चलते हैं। मोहन ने अपनी कमर मोड़ी और बोला, जा, क्लब जाना क्या ये बहुत अच्छा नहीं है। झनझन। इस समय कैंपस में एक सुखद घंटी बजी। फिर पुराने प्रोफेसर धीरे धीरे अंदर आए और लोरी जैसे पाठ शुरू किया। पुराने प्रोफेसर का पाठ पहले से ही कठिन था, आज ये और भी कठिन लग रहा था। कई छात्र निस्तेज दिख रहे थे और समय समय पर अपने फोन निकालकर चुपके से समय देख रहे थे और चुपचाप हिसाब लगा रहे थे कि स्कूल खत्म होने में कितना समय बाकी है। झनझन। एक और घंटी बजने के बाद सभी छात्र जैसे पूर्ण रक्त के साथ पुनर्जनन कर गए और सभी चमकने लगे। सभी सहपाठी राहुल के आसपास इकट्ठा हुए और बोले, भैया क्या हम अब चलें? घंटी से जागे राहुल ने हैरानी से सिर हिलाया। इस समय गाइड सुनील यादव अंदर आए और वह मुस्कुराकर बोले, सहपाठियों, सब अभी भी यहाँ हैं। क्या आपने सेलिब्रेशन के लिए जगह तय कर ली है? राहुल ने सचमुच कहा, एस बड़ी क्लब। सुनील की आंखें हल्के से चमकी, लेकिन उन्होंने कहा, क्लब ठीक है, चलो। कक्षा के सभी छात्र हैरान रह गए। सुनील गाइड भी वहां साथ जाएंगे। हालांकि सुनील का सहपाठियों के साथ बहुत सामंजस्यपूर्ण रिश्ता है, लेकिन शिक्षक तो शिक्षक हैं। अब एक साथ क्लब जाना चाहते हैं। सुनील ने देखा कि सहपाठी चुप थे तो पूछा, सब जा रहे हैं, यहाँ रुके क्या कर रहे हो? फिर उन्होंने कहा, वैसे राहुल, हम बाद में कैसे जाएंगे? राहुल ने कहा, बस शायद स्कूल आ गई होगी। सुनील ने कहा, ठीक है, तो अब चलते हैं। बोलते हुए सुनील ने अगुवाई की। सभी सहपाठी एक दूसरे को देखते और फिर पीछे पीछे चल पड़े। जैसा कि राहुल ने कहा, एक मर्सिडीज बस पार्किंग लॉट में पहले से ही आ चुकी थी। फ्लाइंग ड्रैगन सिक्योरिटी कंपनी के महाप्रबंधक विवेक गुप्ता ने राहुल को दूर से देखते ही जल्दी से अभिवादन किया और सम्मानपूर्वक बोले, श्री शर्मा, इधर से। कार में चढ़ने के बाद सुनील ने प्रशंसा की, पहली बार मर्सिडीज बस में बैठा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन वाकई अलग है। फिर सुनील ने पूछा, वैसे राहुल, तुमने रसायन शास्त्र कब से पढ़ना शुरू किया? ज्यादा समय नहीं हुआ, राहुल ने कहा। दरअसल ये सिर्फ ज्यादा समय की बात नहीं थी, उन्होंने तो बस 1 घंटे के लिए देखा था। बेशक राहुल यह नहीं कह सकते थे, वरना क्या उसे राक्षस नहीं माना जाएगा। सुनील ने कहा, तुमने बिना ज्यादा पढ़ाई के सुपर बैटरी बनाई और फिर 1500 करोड़ हासिल किए। तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। आगे की सीट पर बैठे विवेक गुप्ता का दिल हल्का सा धड़का। इस दौरान उन्होंने भी इंटरनेट पर अक्सर खबरें देखी थीं कि जयपुर विश्वविद्यालय के राहुल शर्मा ने सुपर बैटरी बनाई। जब विवेक ने पहली बार राहुल शर्मा नाम देखा तो उन्होंने तुरंत अपने बॉस के बारे में सोचा। हालांकि उन्होंने कभी हिम्मत नहीं की कि दोनों को एक साथ जोड़ दें। आखिर उनकी छवि में उनका बॉस एक पवित्र व्यक्ति है जिसका अरी ग्रुप, तनिष्क सॉफ्टवेयर और लेटर बीट जैसे सुपर दिग्गजों के साथ गहरा संबंध है। उसके पास बैटरी पढ़ने के लिए इतनी ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये वाकई उनके द्वारा बनाया गया था। उनका बॉस न केवल धनवान है बल्कि एक वैज्ञानिक भी है। ज्यादा धन और अरबों। स्वाभाविक रूप से सुनील ने विवेक गुप्ता की आंतरिक गतिविधियों को नजरअंदाज किया। उन्होंने आगे कहा, राहुल, तुम कब रसायन शास्त्र स्कूल जाएंगे? बस में सभी छात्रों ने कान खड़े कर लिए। वे हमेशा से राहुल के साथ सहपाठी होने पर गर्व महसूस करते थे। अगर राहुल अचानक दूसरी कक्षा में चले गए तो यह वाकई बहुत अफसोसजनक होगा। राहुल ने कहा, गणित स्कूल बहुत अच्छा है, मैं रसायन शास्त्र स्कूल क्यों जाऊं? सुनील ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोला, हाँ, हमारा गणित स्कूल हमेशा बहुत अच्छा रहा है। जयपुर विश्वविद्यालय एस बड़ी क्लब से ज्यादा दूर नहीं है। थोड़ी देर की बातचीत के बाद वे जल्दी ही अपने गंतव्य पर पहुंच गए। इतने बड़े समूह को देखकर 2 लंबी टांगों वाली सुंदरियों ने बहुत मधुर आवाज में कहा, स्वागत है एस बड़ी क्लब में। सुनील ने लंबी टांगों वाली सुंदरी के पतले कपड़े और लंबी बर्फ सफेद टांगें देखीं। वह अनायास गला घोंटकर बोला, राहुल, यहाँ कुछ गंभीर तो है ना? राहुल ने कहा, चिंता न करें, ये गंभीर खाने और मसाज की जगह है। हम पिछले बार भी यहाँ आ चुके हैं। ओह, यह अच्छा है, सुनील ने कहा। हालांकि राहुल को उनके लहजे में हल्की सी निराशा सुनाई दी। भ्रम। सुंदर वेट्रेस के नेतृत्व में सभी बैंक्वेट हॉल में आए और बैठ गए। जल्द ही 8 अबालोन, किंग क्रैब, ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर, रोस्ट सर्कलिंग पिग, प्रीमियम स्टेक, 4 ग्रिल्ड वाग्यू बीफ, छोटा हॉट पॉट, बुलफ्रॉग, सी उर्चिन अंडे, मसालेदार बुलफ्रॉग,
सब कुछ मेज पर आ गया। जैसा कि चिराग गुप्ता ने कहा था, सी फूड, बारबेक्यू, हॉट पॉट, सिक्किमी खाना, शराब, सब कुछ। सबने मेज पर भरे स्वादिष्ट भोजन को देखा और अनायास गला घोंट लिया। इस समय अमिता यादव ने माउताई उठाए और एक गिलास शराब डाली और बोली, राहुल को सुपर बैटरी बनाने की बधाई। आइए हम उनके लिए टोस्ट करें। सुनील और सभी सहपाठियों ने सभी ने शराब के गिलास उठाए। राहुल, सुपर बैटरी बनाने की बधाई। बधाई। राहुल ने भी शराब का गिलास उठाया और बोला, सभी का धन्यवाद। फिर सभी ने एक घूंट में शराब पी ली। एक गिलास शराब के बाद बॉक्स में माहौल और गर्म हो गया। छात्र बेसब्री से केकड़े की टांगें तोड़ रहे थे, 8 सिर वाले अबालोन उठा रहे थे और लजीज भोजन का आनंद ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने अलग अलग राहुल शर्मा को टोस्ट किया, बहुत उत्साह के साथ। खाने के बाद कुछ लोग बोर्ड गेम्स खेलने का विकल्प चुनते थे, कुछ ने मिठाइयाँ चखीं और ज्यादातर लोग सुंदर वेट्रेस के साथ मसाज क्षेत्र की ओर चले। यहाँ बादल और धुंध लिपटे हुए थे और पानी की कलकल की आवाज थी, जैसे कोई स्वर्गलोक हो। हनफू और हल्के गौस में लंबी टांगों वाली सुंदरियों की एक लंबी कतार इस बादल और धुंध में अपनी हल्की चाल से झूम रही थी। इन सुंदरियों को देखकर छात्रों को फिर से परी जैसा आनंद याद आया और उनके शरीर नरम पड़ गए। वे जल्दी से लेटना चाहते थे और सुंदरियों से मसाज करवाना चाहते थे। हालांकि बगल में गाइड सुनील यादव को देखकर वे फिर हिचकिचाए। सुनील यादव ने पहले बोलकर कहा, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहता हूँ, तुम सब क्या ठगे खड़े हो, लेट जाओ। ये कहकर उन्होंने सबसे पहले सामने के मसाज टेबल पर लेट गए। हनफू में एक पतली और लंबी महिला धीरे से आई, अपनी पतली उंगलियां बढ़ाईं और सुनील यादव को मसाज करने लगी। आरामदायक, थोड़ा जोर से कर सकते हो, कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे। सुनील को इतना आनंद लेते देख छात्रों ने बिना हिचक एक एक करके मसाज टेबल पर लेट गए, आंखें बंद की और आनंद लेने लगे। एस बड़ी ई क्लब में खाना पीना खेलना लगभग सब कुछ था, ऐसा कह सकते हैं कि सब कुछ था। सब लोग अनमने ढंग से वहां से हटना नहीं चाहते थे। रात 10 बजे तक लोग अनमने ढंग से इकट्ठा हुए और जाने की तैयारी करने लगे। राहुल फ्रंट डेस्क पर आए और बोले, बिल चुकाना है। नमस्ते, कुल 8,98,900 रुपये। इस समारोह में 36 लोग थे, यानी प्रति व्यक्ति 30,000 रुपये से कम, जो बहुत किफायती था। इस छोटी सी राशि के लिए राहुल को कोई परवाह नहीं थी और उन्होंने सीधे बैंक कार्ड बढ़ा दिया। ड्रॉप। जैसे ही बैंक कार्ड को पीओएस मशीन पर हल्के से स्वाइप किया गया, एक स्पष्ट आवाज के बाद एक नया बिल प्रकट हुआ। इस समय राहुल के दिमाग में एक स्पष्ट सूचना गूंजी, डिंग, क्या आप डाइट क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना चाहेंगे? राहुल को अभी याद आया कि उन्होंने बहुत पहले ये कार्ड प्राप्त किया था और शायद अभी तक इसका उपयोग नहीं किया था। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने मन ही मन कहा, उपयोग करें। डिंग, सफल उपयोग, 1000 गुना क्रेडिट। बधाई, आपको 89 करोड़ 89 लाख रुपए मिले। तुरंत बाद राहुल की जेब में फोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। भारतीय स्टेट बैंक ने 89.89 करोड़ रुपए जमा किए। ये देखकर राहुल के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभरा। इस समय मोहन गुप्ता ने आह भरी और बोला, इस बार भैया ने 8,90,000 खर्च किए। राहुल ने मुस्कुराकर मोहन के कंधे पर थपथपाया। वह कहना चाहते थे, दरअसल मैंने कोई पैसा नहीं खर्च किया, इसके विपरीत मैंने 89 करोड़ और कमाए। हालांकि उन्होंने सोचा कि अगर यह कहा तो इसे समझाना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। आज राहुल सभी के साथ हॉस्टल में सोने के लिए रुके। पूरे दिन की मस्ती के बाद सभी बहुत आराम से सोए। दूसरे दिन सभी छात्र चमक रहे थे, समय समय पर कल के रात्रिभोज की चर्चा कर रहे थे। पहले जब छात्र सुनील यादव से मिलते थे तो वे सिर्फ विनम्रता से नमस्ते शिक्षक चिल्लाते थे। हालांकि कल एक साथ मसाज के अनुभव के बाद आज मिलने पर वे ज्यादा सहज लगे। सुनील गाइड, हाय, पुराना सुनील। जाहिर तौर पर सहपाठियों ने उन्हें पूरी तरह से अपनी पीढ़ी का दोस्त मान लिया था। यह शायद जिंदगी के 4 बड़े लौह रिश्तों का परिणाम है। सहपाठियों की छोटी मोटी बातचीत में एक दिन का पाठ जल्दी ही खत्म हो गया। झनझन। इस पल राहुल की जेब में फोन एक तेज रिंगटोन के साथ बजा। उन्होंने कॉल नोटिफिकेशन देखा तो यह अनन्या शर्मा का फोन था। अनन्या का नाम देखकर राहुल को अनायास कॉन्सर्ट का दृश्य याद आ गया। फोन उठाने के बाद उन्होंने पूछा, हाल में तुम्हारा अभिनय कार्य कैसा चल रहा है? मेहनत तो नहीं है? अनन्या ने मधुर स्वर में कहा, मेहनत नहीं है, क्योंकि ये वे चीजें हैं जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। इसके अलावा श्री राव और मेरी एजेंट दीदी ली, वे सभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। राहुल ने संतुष्ट होकर कहा, ये ठीक है। अनन्या ने कहा, वैसे राहुल, हम आज शाम 7 बजे का रॉयल होटल में एक समारोह आयोजित करने जा रहे हैं। क्या तुम्हारे पास समय है आने का? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, बेशक।
अनन्या ने खुशी से कहा, ये बहुत अच्छा है। दोनों ने थोड़ी देर बात की, फिर फोन काट दिया। राहुल हॉस्टल में थोड़ी देर रुके। ये देखकर कि आसमान अंधेरा हो रहा था, उन्होंने मर्सिडीज GLC चलाई और काय रॉयल होटल की ओर बढ़े। काय रॉयल होटल जयपुर में अभी अभी खुला एक 4 सितारा शानदार होटल है। हालांकि डिज़ुन होटल की तुलना में अभी भी कुछ अंतर है, लेकिन जयपुर में यह अभी भी शीर्ष स्तर का है। इस समय काय रॉयल होटल के गेट के सामने एक लंबा लाल कालीन बिछा था, जिसके साथ चकाचौंध रोशनी थी। पूरा दृश्य भव्य और रंगीन लग रहा था, जैसे कोई सपना। आज अनन्या ने कंधों तक का सफेद गाउन पहना था और उनके उत्कृष्ट जेड जैसे पैर क्रिस्टल हाई हील्स पर टिके थे। जब वह लाल कालीन पर चली तो वह जैसे संसार से उतरी परी लग रही थीं। वह इतनी चमकदार थीं कि सभी की नजरें उन पर टिक गईं। शानदार, इतनी खूबसूरत, प्रशंसा और चर्चा की आवाजें अनवरत थीं। हॉल में काले सूट में एक गंजा पुरुष भी अनन्या को देख रहा था। उसकी धुंधली आंखें हल्के से चमकी और फिर अपनी बियर बेली को पकड़कर वह तेज कदमों से अनन्या की ओर बढ़ा। इस खूबसूरत महिला, नमस्ते। अनन्या ने मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने से पहले इस उद्योग की कुछ समझ बना ली थी। इसके अलावा वह कुछ समय से मनोरंजन उद्योग में थीं। अनन्या ने एक नज़र में दूसरी तरफ को पहचान लिया। ये भारत के प्रसिद्ध निर्देशक नरेंद्र मेहता थे, इसलिए विनम्रता से बोली, निर्देशक मेहता, नमस्ते। ओह, तो खूबसूरत महिला मुझे जानती हैं, यह मेरे लिए वाकई सम्मान की बात है, नरेंद्र मेहता ने खुशी से कहा। थोड़ा रुककर नरेंद्र मेहता ने फिर कहा, वैसे मैं वर्तमान में एक बड़ी प्रोडक्शन की तैयारी कर रहा हूँ। अभी भी पहली और दूसरी महिला भूमिका जैसे कई अभिनेताओं की कमी है। मुझे लगता है कि आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, क्या आप इसमें रुचि रखती हैं? अनन्या ने हिचकते हुए पूछा, मुझे नहीं पता कि यह कौन सी प्रोडक्शन है। आखिर उन्होंने अभी तक सिर्फ एक कॉन्सर्ट किया था और कुछ म्यूजिक वीडियो शूट किए थे। फिल्म और टेलीविजन की बात करें तो उन्होंने वाकई ज्यादा संपर्क नहीं किया था। नरेंद्र मेहता ने मुस्कुराकर कहा, विशिष्ट स्थिति के लिए हमें बेहतर होगा कि कमरे में जाकर शराब पीते हुए विस्तार से बात करें, इधर से। ये कहते हुए उन्होंने अनन्या की बाह को आसानी से पकड़ने की कोशिश की। इस तरह के हाव भाव के लिए यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से वह बिना हिचक के थे, क्योंकि भले ही इसे कैमरे में कैद कर लिया जाए, वह इसे शिष्टाचार के जवाब में बता सकते थे। और अगर बाह में बाह डालकर कमरे में प्रवेश कर लिया तो फिर क्या करना चाहते हो? नरेंद्र मेहता ने अभी जो होने वाला था उसके बारे में सोचा और उनका दिल गर्म हो गया। साथ ही उन्हें ये भी विश्वास था कि अनन्या सहयोग करना जानती होंगी, क्योंकि यह मनोरंजन उद्योग के नियम हैं। हालांकि कुछ चीजें अक्सर विचारों से अलग होती हैं। अनन्या ने हल्के से हिलकर नरेंद्र मेहता की बाह से बच निकली और घृणित स्वर में बोली, माफ करें, मुझे किसी भी बड़ी प्रोडक्शन में रुचि नहीं है। अनन्या कोई 3 साल की बच्ची नहीं थी, वह स्वाभाविक रूप से समझ गई थी कि नरेंद्र मेहता का क्या मतलब था। अचानक इस पेटू बूढ़े आदमी के लिए कोई अच्छा भाव नहीं रहा। वह मुड़कर सीधे एक तरफ चली गईं। ये देखकर नरेंद्र मेहता के चेहरे पर एक धुंधलापन उभरा और वह क्रूरता से बोला, शर्मिंदगी दे रही हो, मैं तुम्हें मुझसे भीख मांगने पर मजबूर करूंगा। समय बीतने के साथ बैंक्वेट हॉल में और ज्यादा लोग आ गए। उनमें से ज्यादातर प्रसिद्ध गायक और फिल्म स्टार थे, जो भव्य पोशाकें पहने हुए थे, बहुत चमकदार। प्रशंसकों के सामने उनके पास ठंडक, जीवंतता, सूरजमुखी, बुद्धिमत्ता जैसे अलग अलग व्यक्तित्व थे। लेकिन यहाँ वे सभी सामान्य लोगों की तरह थे, 2-3 के समूह में इकट्ठा होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस समय किसी ने चिल्लाकर कहा, इस साल हमारी प्रदर्शन कला उद्योग के लिए फसल का साल है। नए साल के ठीक बाद शिक्षक रवि गुप्ता की वसंत में तलवार ने उल्लेखनीय परिणाम हासिल किए। ये निश्चित रूप से हमारी मनोरंजन इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी शुरुआत है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम सभी शिक्षक रवि गुप्ता को एक गिलास शराब पिएं, कैसा रहेगा? रवि गुप्ता ने जल्दी से कहा, इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं। वसंत में तलवार का ऐसा परिणाम होने का कारण निर्देशक नरेंद्र मेहता द्वारा उठाए गए बिंदु हैं। इसके अलावा हम नई पीढ़ी के लोग कह सकते हैं कि आज की उपलब्धियां कम या ज्यादा सभी में निर्देशक नरेंद्र मेहता का योगदान है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें सभी को मिलकर निर्देशक नरेंद्र मेहता को एक गिलास शराब पीनी चाहिए। इस टिप्पणी के निकलते ही कई लोगों ने समर्थन में शराब के गिलास उठाए। नरेंद्र मेहता ने दोषारोपण किया, रवि गुप्ता, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं इससे शर्मिंदा हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। हालांकि ये दोषारोपण था, वह हंसते हुए अपने चेहरे पर झुर्रियां डाल रहा था, जाहिर तौर पर कह रहा था, रवि गुप्ता, बहुत अच्छा किया। रवि गुप्ता ने जानबूझकर कहा, निर्देशक मेहता, आप बहुत विनम्र हैं। नरेंद्र मेहता ने फिर से हाथ हिलाए। इस समय उनकी परिधीय दृष्टि ने कोने में खड़ी अनन्या को देखा, उनकी आंखें हल्के से घूमी और बोला, मैं कहता हूं कि हमारी फिल्म और टेलीविजन मनोरंजन उद्योग आज के स्तर तक विकसित हो सका है।
ये सब इसलिए है क्योंकि हमारे पास उत्कृष्ट युवाओं की निरंतर धारा जुड़ रही है। इसलिए हमें युवाओं को और ज्यादा टोस्ट करना चाहिए ताकि उन्हें और प्रेरणा मिले। बोलते हुए नरेंद्र मेहता ने 2 हाई हील ग्लास उठाए और एक में बड़ा गिलास रेड वाइन भरा, जबकि दूसरे में सिर्फ हल्की रेड वाइन थी। उन्होंने बड़ा गिलास रेड वाइन वाला ग्लास अनन्या के सामने बढ़ाया और बोला, मिस शर्मा, वह हाल ही में मनोरंजन उद्योग में आई हैं। सभी को उन्हें थोड़ी और प्रेरणा देनी चाहिए। ये कहकर उन्होंने हल्की रेड वाइन वाला हाई हील ग्लास उठाया और एक घूंट में पी लिया। अपने खाली समय का उपयोग करके नरेंद्र मेहता ने पहले ही अनन्या की स्थिति का अवलोकन कर लिया था, उनका नाम जान लिया था और यह भी कि उन्होंने जयपुर में एक बड़े पैमाने का कॉन्सर्ट किया था। यहाँ तक कि अफवाहें थीं कि उनका गहरा बैकग्राउंड है, लेकिन इन सब की नरेंद्र मेहता को बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह कई सालों से मनोरंजन उद्योग में थे और गहरे बैकग्राउंड की अफवाहों को वह मजाक मानते थे। अफवाहें थीं कि एक निश्चित स्टार के पिता उच्च अधिकारी हैं, तो कोई भी कभी उसकी अफवाहों को महसूस नहीं करता। अफवाहें थीं कि एक निश्चित सेलिब्रिटी शीर्ष अमीर दूसरी पीढ़ी है, अगर मनोरंजन उद्योग में अच्छा नहीं हुआ तो वह वापस जाकर पारिवारिक व्यवसाय संभालेगा। वास्तव में वे सभी बहुत साधारण हैं। अगर वाकई इतना गहरा बैकग्राउंड होता तो वे मनोरंजन उद्योग में क्यों आते? ये भी एक तरह का व्यक्तिगत डिजाइन है। इसके अलावा भले ही अनन्या का वाकई कुछ बैकग्राउंड हो तो क्या? नरेंद्र मेहता को अपने बैकग्राउंड पर ज्यादा भरोसा था। बैंक्वेट हॉल चतुर लोगों से भरा था। वे समझ गए कि नरेंद्र मेहता जानबूझकर अनन्या को निशाना बना रहे थे। उन्होंने एक बड़े आदमी को एक महिला को तंग करने के लिए बिल्कुल तिरस्कार नहीं किया। इसके बजाय वे सभी समर्थन में उतर आए। निर्देशक मेहता व्यक्तिगत रूप से टोस्ट कर रहे हैं, यह अविश्वसनीय है। इसे पीना होगा। हाँ ... ये देखकर कि अनन्या गिलास नहीं उठा रही थी, नरेंद्र मेहता ने ठंडे स्वर में कहा, ये बिजनेस शराब है, ज्यादा पियो, इसे जरूर पीना होगा। उनके बदसूरत चेहरों को देखकर अनन्या इतनी घबरा गईं कि वह अनायास 2 कदम पीछे हट गईं। जब वह अकेली और असहाय थी, नहीं जानती थी कि क्या करना है, उनके कानों में अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, चूंकि तुम ज्यादा पीना चाहते हो तो अच्छे से पियो। यह आवाज जैसे आकाश में उड़ता रॉकेट अनन्या के दिल के सारे डर और भय को एक झटके में दूर कर गई। यह आवाज निकालने वाला व्यक्ति राहुल शर्मा था। वह अनन्या के पास आए, उन्हें धीरे से अपनी बाहों में लिया और बोला, कोई बात नहीं। अनन्या ने जोर से सिर हिलाया। फिर राहुल ने कहा, विवेक गुप्ता, उसे पिलाओ और भर दो। ये भी एक संयोग था कि स्काई रॉयल होटल की सिक्योरिटी कंपनी फ्लाइंग ड्रैगन सिक्योरिटी थी। आज फ्लाइंग ड्रैगन सिक्योरिटी कंपनी के महाप्रबंधक विवेक गुप्ता स्काई रॉयल होटल के मालिक से बात करने आए थे। जब विवेक गुप्ता ने दरवाजे पर राहुल को देखा तो वह तुरंत छोटे भाई की तरह उनके पीछे पीछे चल पड़े। विवेक गुप्ता ने जवाब दिया, जी। फिर उन्होंने इशारा किया। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी गार्ड्स का एक बड़ा समूह जल्दी से दौड़कर आया। नरेंद्र मेहता घबरा गए। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं बड़ा निर्देशक नरेंद्र मेहता हूँ और मेरा चचेरा भाई जिनलेई फिल्म एंड टेलीविजन का बॉस है। हालांकि विवेक गुप्ता ने उनके शब्दों को अनसुना कर दिया और बोला, उसे मेरे लिए पकड़ो। सिक्योरिटी गार्ड्स का मेहमानों को तंग करना, ये कितना भयानक हादसा है। अगर यह पता चल जाए कि एक निश्चित सिक्योरिटी कंपनी ने ऐसा किया तो वह सिक्योरिटी कंपनी शायद भविष्य में कभी कोई व्यवसाय न पाए। हालांकि विवेक गुप्ता ने बिना हिचक ऐसा किया। विवेक गुप्ता ने एक हाथ से नरेंद्र मेहता का मुंह खोला, दूसरे में रेड वाइन की एक बड़ी बोतल ली और सीधे उनके मुंह में उड़ेल दी। गुर्र पे इतनी तेजी से डाला जा रहा था कि नरेंद्र मेहता निगल नहीं पाए और वह अनायास खांसने लगे। इसके बारे में विवेक गुप्ता ने आंखें मूंद ली और एक और बोतल ली, 2 बोतलें, 3 बोतलें, और लगातार नरेंद्र मेहता के मुंह में उड़ेलते रहे। पफ! आखिरकार नरेंद्र मेहता इसे सहन नहीं कर सके, उनकी पलकें उलट गईं, उनका शरीर ढीला पड़ गया और वह सीधे जमीन पर गिर पड़े, पूरी तरह से बेसुध। राहुल ने हॉल में ठंडी नजरों से देखा और हल्के स्वर में बोला, जो लोग नरेंद्र मेहता के साथ शराब पीने में शामिल थे वे खुद 2 बोतलें पीकर सजा लें। उम्मीद है मुझे मदद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन लोगों पर राहुल की नजर पड़ी वे सभी कांप गए। नरेंद्र मेहता की दयनीय हालत देखकर किसी ने भी हिचकने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने रेड वाइन उठाए और जल्दी से अपने मुंह में उड़ेल दी। गुर्र। मौजूद सभी लोग अक्सर समारोहों में भाग लेते थे और उनकी कुछ पीने की क्षमता थी। हालांकि एक बार में 2 बोतल रेड वाइन पीना उनके लिए अभी भी असहनीय था। उल्टी! जल्द ही कुछ लोग पागलपन से उल्टी करने लगे। कुछ लोग कुछ कदम चले और डगमगाते हुए जमीन पर गिर पड़े। इन सब के लिए राहुल ने सब कुछ नजरअंदाज किया। उन्होंने अनन्या की पतली जेड जैसी हथेली पकड़ी और स्काई रॉयल होटल के बाहर की ओर चले। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल।